हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कल हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बाकी चीज़ें देख चुके थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब बना था, किसने बनाया था, और कितने दिन में बन के तैयार हो गया था, है ना। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनके जो लाइक काम क्या है, क्यों ही बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, है ना। और ड्राफ्टिंग मेंबर कौन थे, और चेयरमैन कौन थे, है ना, असेंबली वगैरह, ये सब हम कल देख चुके हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे की फीचर्स से। कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं क्लास 6 में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उनके बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये हम जान चुके हैं। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। और इन सब के बीच क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो आपका एक्सरसाइज किया जाता है। किस लिए? ताकि उनकी इफेक्टिव वर्किंग कर पाएंगे। ओके, हमने देखा था लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाने में काम आती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट करवाती है, और हमारी एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके जो है 5 चीज़ों से मिलके बनी होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव। आपके पीएम हो गए, आपके प्रेसिडेंट हो गए, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई, वाइस प्रेसिडेंट हो गई, और इसके अलावा आपके एजीआई हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सब से मिलके क्या बनती है आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं, मतलब ये सारे लोग क्या हैं, ये एग्जीक्यूशन में जो है आपकी इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूशन को। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसको कौन हेड करते हैं? आपके पीएम हेड करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है? मतलब एक मिनिस्टर्स जो बनाते हैं ना, कि डिफेंस मिनिस्टर कौन होएगा, और इंटरनेशनल रिलेशंस को कौन संभालेगा, होम मिनिस्टर कौन होएगा, फिनेंस मिनिस्टर कौन होएगा, है ना। तो इन सब की एक टीम होती है, और उसको हेड कौन करते हैं? पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, चले। जुडिशरी का क्या काम होता है? जुडिशरी जो है हमारी देखती है कि जो भी लॉ बनाए गए हैं वो इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जैसे लिख रखा है, जो हमने देखा था, हमारी वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। हमें कुछ गाइडेंस के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, तो जो लॉ बनाया गया है वो इन सबको फॉलो करता है या नहीं, इनके अकॉर्डेंस में बना है या नहीं। और दूसरी चीज़ क्या, कि वो देखते हैं कि कहीं कोई जो लॉ है वो ब्रोक तो नहीं किया गया किसी के द्वारा, किसी ने उस कानून को तोड़ा तो नहीं है, और अगर तोड़ा है तो इसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन देखते हैं? जुडिशरी देखती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट। ठीक है, 3 लेवल है हमारे, सेंटर, स्टेट और लोकल। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। पंचायती राज सिस्टम हमने देखा था। इसके अलावा सम फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिजर्व फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर्स आर असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब काम है, ये ड्यूटीज है ना, देश को संभालना, गवर्नेंस कैसे करने। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि सिर्फ सेंटर ही कर सकती है। जैसे अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह जो होती हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें कोई डिसीजन लेने होते हैं, तो उसमें क्या सेंटर ही काम करेगी, है ना। या फिर दो स्टेट्स की कोई बात है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की कोई बात है, उस पर कोई डिसीजन लेना है, वो भी सेंटर ही करेगी। ओवरऑल इंडिया के बारे में अगर कोई बात होगी तो सेंटर देखेगी, है ना। और अगर स्टेट्स की बात है तो फिर पर्टिकुलर स्टेट देखेगा। लोकल लेवल पे तो लोकल गवर्नेंस देखेगी, है ना। हमने देखा था कि जो लिस्ट होती हैं, कुछ लिस्ट होती हैं सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, उनकी लिस्ट होती है। एक लिस्ट होती है सेंटर के लिए, एक लिस्ट होती है स्टेट के लिए, और एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब इस पे स्टेट और सेंटर दोनों ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ जो है क्या होते हैं, इनमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं। कि जैसे डिपार्टमेंट मतलब अगर स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन हम मान के चलते हैं, एजुकेशन के डिसीजन कौन ले सकता है?
एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिसीजन कौन ले सकता है, डिफेंस से रिलेटेड डिसीजन कौन ले सकता है, ठीक है, टैक्स कौन कितना कहाँ लगाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इन लिस्ट में जो है दी गई होती हैं, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट होती हैं, इसी को हम सेपरेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। फेडरलिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये लिस्ट कैसे फेडरल बेसिस पे जो है ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। चलो, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एड्रेस करता है कॉम्प्रिहेंसिवली इन पॉइंट्स को, जैसे कि क्लियरली डिफाइन करता है रोल, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस में अकाउंटेबिलिटी भी फॉर ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गन हमने क्या देखे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इनके रोल्स भी बता रखे हैं, फंक्शंस भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और अकाउंटेबिलिटी भी, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखी हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्टोरल सिस्टम से रिलेटेड भी हमारे जो हैं लेट डाउन कर रखे हैं रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस, कैसे करेंगे इलेक्शन सिस्टम, ठीक है। कोई भी अगर सिटीजन है तो वो कैसे एलिजिबल होएगा वोट डालने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉम्प्रिहेंसिवली जो है लिख रखी हैं, ओके। और कोर एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, फंडामेंटल आई मीन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और डीपीएसपी क्या होता है, बेसिकली डीपीएसपी जो है रिप्रेजेंट द एसेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक विजन, कि हमारा कंट्री सोशल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे कहाँ हेड करना चाह रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी डीपीएसपी में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं डीपीएसपी की अकॉर्डेंस में बनाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है उन्होंने बहुत ध्यान से सोच समझ के ये चीज़ें जो हैं इसमें डाली हैं, ठीक है। 3 साल ऐसे ही नहीं लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी का क्या रोल है, डीपीएसपी जो है गोल्स हैं आपके जो कि गवर्नमेंट को शुड ट्राई टू अचीव, गवर्नमेंट को अचीव करने चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन जो कि इंडिया को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं, बेटर फॉर ऑल, सबके लिए। एवरीबडी इन द कंट्री मस्ट हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। ये आपके क्या है, ये गोल्स हैं जो गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं, ठीक है, उनको गाइडेंस देने के लिए हैं डीपीएसपी। गाइडेंस है ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट बन तो गई, अब गवर्नमेंट को ये नहीं पता हमें करना क्या है, तो वो इनको देखेंगे कि अच्छा डीपीएसपीज में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये हमारे गोल हैं, हमें फ्यूचर ऐसा चाहिए। तो पॉलिसीज जो भी बनेंगी, लॉज जो भी बनेंगे, एक्ट जो भी बनेंगे, वो डीपीएसपी के अकॉर्डेंस में बनेंगे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि डीपीएसपी जो है वो गाइडलाइंस हैं, दीज आर नॉट स्ट्रिक्ट रूल। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने या किसी ने भी डीपीएसपी में लिखी हुई चीज़ को नहीं माना तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। हमने देखा ना जुडिशरी का क्या काम होता है, जुडिशरी का क्या काम है कि भैया देखते हैं कि जो भी लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में है या नहीं है, या फिर अगर किसी ने लॉ नहीं माना, जिसने भी लॉ तोड़ा है तो उसको देखते हैं कि लॉ को ब्रेक किसने किया है या फिर उसके लिए पनिशमेंट। तो डीपीएसपी जो है ना ये आपके रूल्स नहीं है कि जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़े, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपके प्रोमिसेस हैं, ठीक है, ये क्या है, आपके प्रोमिसेस हैं जो कि निभाने ही पड़ेंगे। अगर आपको कोई अनफेयरली ट्रीट करता है, फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो आपके राइट्स हैं अगर ये नहीं फॉलो किए जा रहे तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो इनके लिए टर्म यूज़ की जाती है पॉलिटी में जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का क्या मतलब होता है कि आप अगर कोई चीज़, अगर फंडामेंटल राइट अगर आपके इन्वेड किए जाते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। डीपीएसपी अगर नहीं माने जा रहे हैं तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो जस्टिसेबल क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी नहीं है, ओके। चलो।
ये आप जब आगे हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और राइट जो है, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कुड बी डिमांडेड इमीडिएटली। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, देखो वैसे तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम जो है ना, ये आपका फेडरलिज्म का पार्ट है वैसे, है ना। फेडरलिज्म क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। तो जुडिशरी जो है, इंडिया की जुडिशरी क्या है, इंटीग्रेटेड है। क्या है, इंटीग्रेटेड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने लोकल कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये सेशन कोर्ट में कुछ नहीं बन पा रहा है तो फिर आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ नहीं हो पा रहा है फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कुछ नहीं हो जा पा रहा है तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। दिस इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। लोकल लेवल से स्टार्ट होके फिर आप हायर लेवल पे जाके अगर आपको जो जजमेंट आई है अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो आप जो चैलेंज कर सकते हैं हायर कोर्ट्स के पास, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट जो हैं, फंडामेंटल राइट आपके वो प्रोमिसेस हैं जो कि दे नीड टू बी कैप्ट, ओके। तो इनके लिए आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ओके। इनके लिए क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट जो ब्रीच किया गया है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, विच एवर यू चूज टू, ठीक है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो आप किसी भी कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिसेबल, ओके। चलिए, ये आपका मतलब आगे पढ़ेंगे आप अभी तो, ठीक है। तो ये आपका जो है इन्फोग्राफिक दे रखा है एक, इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, डीपीएसपीज के बारे में। ये क्या है, ये आपके कोर प्रिंसिपल्स हैं, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट जैसे भैया आपको राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है आर्टिकल नंबर 21, सॉरी, आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें भी दो आर्टिकल हैं आपके 23 एंड 24, राइट। एंड देन राइट टू एजुकेशन 21A, ठीक है। ये क्या है, ये आपके फंडामेंटल राइट है। अगर इनमें से कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि सामने वाले ने ये जो है राइट्स जो आपसे छीनने हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ये ड्यूटीज़ हैं जो कि सिटीजन्स को दी गई हैं। ड्यूटीज़ जो सिटीजन्स को दी गई हैं ये आपको निभानी है। यू नीड टू परफॉर्म दिस ड्यूटीज़, यू नीड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, है ना। आप खड़े हो जाते हैं, आप रिस्पेक्ट शो करते हैं, आपका जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं उनके टूवर्ड्स, है ना। तो दिस इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी। आप डिफेंड, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड। अगर आपको बुलाया जाए, अगर आज युद्ध छिड़ जाए, किसी भी वॉर हो जाए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, कहीं भी, तो आपको बुलाया जाए इमरजेंसी में कि आओ देश के लिए लड़ना है, तो आपको जाना ही है। दिस इज़ योर ड्यूटी, ओके। देन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हम देखते हैं हमारे मोनूमेंट्स जो भी हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, हम उनको बचा के रख रहे हैं, है ना। मेंटेनेंस उनकी चलती रहती है, हम ट्राई करते हैं कि वो जो सालों साल चल रहे हैं, सदियों से वो ऐसे ही हैं, है ना, हमारी हेरिटेज का पार्ट है। तो उनको इनफैक्ट हमने कल्चरल हेरिटेज जो, चलो वो बाद में पढ़ेंगे हम, ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब हम इनको बचाने की कोशिश करते हैं। यूनेस्को देख सुना है आपने, ये ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। यूनेस्को, हम ट्राई करते हैं कि इसमें जो है अपने इंस्टीट्यूशंस को या फिर अपना कल्चर जो है, टेंजिबल नॉन टेंजिबल, हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, है ना। तो उसको हम इसके अंदर क्या करें, इंक्लूड करवाएं यूनेस्को की लिस्ट में, ताकि क्या होए, हमें फंडिंग मिले उनको सहेज के रखने के लिए, ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे अपन, है ना, इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना आप।
चलो, इसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट जो भी है, फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी है ना, और फॉरेस्ट को नहीं काटना है, हमारे रूल्स बने हुए हैं ना। रिवर्स को क्लीन करने के लिए क्या नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, हम इनको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव कर रहे हैं। ये क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो ये है क्या आपकी ड्यूटीज़। इसके अलावा जो है आपके डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी मतलब गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना है। आर्टिकल नंबर 41 में वेलफेयर, गवर्नमेंट लोगों की भलाई करनी है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको हर किसी का, इस पे वैसे तो ये बहुत ही चर्चित टॉपिक रहता है, एवरी नाउ एंड देन इसको उठा के लाया जाता है, बट इम्प्लीमेंटेशन इसका इतनी इजीली नहीं हो जाएगा क्योंकि डाइवर्स है हमारी सोसाइटी है ना, इसीलिए। तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेके आना चाहिए, ये भी हमारे डीपीएसपी में है, सबके लिए एक जैसे रूल होने चाहिए है ना। उसके अलावा सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस हर किसी को मिलना चाहिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन गवर्नमेंट का भी ये जो है क्या है, दायित्व है, गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। करना है मतलब पड़ेगा नहीं, वैसे तो ये रूल्स नहीं है, ये डायरेक्शंस है सिर्फ है ना, इंस्ट्रक्शंस है, गाइडेंस है। तो गवर्नमेंट इन्हीं को लेके जो है काम करती रहती है। न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ है ना, नेशनल हेल्थ मिशन आपका चला हुआ है, या फिर आप आयुष्मान भारत देखा है आपने है ना, गवर्नमेंट की स्कीम चलती है न्यूट्रिशन के लिए। मिड डे मील आपके लिए एक एग्जांपल है कि बच्चों को जो है मिड डे मील में खाना प्रोवाइड कराया जाता है, और ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोटीन ऐड किया जाए, और मतलब जितना भी न्यूट्रिशियस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड किए जाएं, ताकि स्टंटिंग और वेस्टेड जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जा सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है भैया, ठीक है, इट्स नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट। डेड मतलब कि जैसा है वैसा ही रहे। लिविंग का मतलब क्या होता है, चेंजेज आप में आते रहें है ना, आप ग्रो करते रहें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ग्रो करता रहता है, ठीक है। जैसे कि अ न्यू, हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि भैया हम अगर जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होएगी, मॉडर्न टाइम्स आएंगे, तो उसके हिसाब से क्या है, हमें हमारी सोसाइटी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है ग्रो कराते रहना पड़ेगा, चेंज उसमें आते रहेंगे है ना। तो उनको पता था कि न्यू लॉज और रूल्स की भी ज़रूरत हमें पड़ेगी है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, पार्ट 4A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने देखा था पार्ट 3 क्या था हमारा, फंडामेंटल राइट क्या था, पार्ट 3, ठीक है। फिर आपके डीपीएसपी थे आपके पार्ट 4। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये पहले नहीं थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारी 26 नवंबर 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई लेना देना नहीं था। देयर वर नो फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आपकी 1976 जब एमरजेंसी आपकी इनेक्ट कर रखी थी 1975, मैडम इंदिरा गांधी ने, उनके टाइम पे जो है, मैडम इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई थी, ठीक है। आप मेरे को बताएंगे कि कौन सी कमेटी बिठाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, देखने के लिए कि हमें फंडामेंटल ड्यूटी चाहिए या नहीं चाहिए, और चाहिए है तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरे को कमेटी का नाम बताएंगे, ओके। तो हमें मतलब पता था कि हमें चेंज करते रहने पड़ेंगे, और इन चेंजेस को जो हम चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स, ओके। और ये अमेंडमेंट्स करने के लिए ऐसा नहीं है कि भैया मतलब बस हाँ बोल दिया तो हो जाएंगे, इसमें इसके प्रॉपर रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं, आपको रिग्रेस डिबेट करनी पड़ती है पार्लियामेंट में। इट्स नॉट लाइक कि आप अगर गवर्नमेंट में हैं तो आपका जो मन आए आप वो चेंज कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। तो क्या करना पड़ता है, डिबेट करनी पड़ती है पार्लियामेंट में इन रूल्स को क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट आपकी किससे बनी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। देखो सेंटर गवर्नमेंट होती है ना, सेंटर मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होते हैं आपके दो हाउस होते हैं, राज्यसभा और
लोकसभा, इन दो हाउसेस से मिलकर आपकी पार्लियामेंट बनी होती है। फिर आती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी दो चीज़ों, कई जगह एक चीज़ से, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे आपकी स्टेट काउंसिल भी होती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी होती है। तो आप मेरे को बताएंगे टोटल कितने कितने स्टेट्स के पास जो है सेकेंड हाउस है, बाइकैमरलिज्म है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, काउंसिल जो है कितने जो है स्टेट्स हैं उनके पास में है, ठीक है, ये आप मेरे को बताएंगे। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास काउंसिल भी है। जैसे पार्लियामेंट हमारी बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है? बाइकैमरलिज्म होता है कि दो हाउस होना, ठीक है, देयर आर टू हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, हमने आप पढ़े थे ये, है ना। ऐसे स्टेट्स के पास, सिर्फ कुछ स्टेट हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास क्या है, बाइकैमरलिज्म है, दो हाउस है, स्टेट के पास भी दो हाउस है, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक काउंसिल होती है, ठीक है। तो मतलब कुछ जो हमारे अमेंडमेंट्स है वो सिर्फ हम पार्लियामेंट में ही ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स जो आपके स्टेट लेवल पे भी, स्टेट्स को भी जो है क्या करेंगे, असर डाल सकते हैं, तो उनके लिए हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उन कानूनों को, उन बिल्स को जो है, यहाँ पे भी हमारी क्या होती है, रिगरस डिबेट्स होती है कि ये कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। और कई बार तो हम जनरल पब्लिक के लिए भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्लेटफॉर्म ओपन करती है कि आप बताएं मतलब क्या ठीक रहेगा, लोगों की ओपिनियन भी पूछी जाती है, ठीक है। और कुछ चेंज जो होते हैं वो आपके पॉपुलर मोमेंट्स के बाद आपके जो हैं वो आते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप विमेन सेफ्टी पे बात करें तो निर्भया हुआ था 2012 में, 2012 में क्या हुआ था, निर्भया हुआ था। उसके बाद जो है आपकी पहले आई विशाखा गाइडलाइंस, है ना। विशाखा गाइडलाइंस कैसे आई, आपके कोर्ट ने जो है, कोर्ट लेके आई गाइडलाइंस थी ये, जो कोर्ट्स ने जो है अपनी तरफ से सुमोटो लेके जो है ये गाइडलाइंस जो है जारी की थी, जिसमें आपका वर्क प्लेस हरासमेंट जो होता है उन सब चीज़ों को जो है लाया गया। उसके बाद जो है पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पे, क्योंकि निर्भया जब हुआ था कंट्री लेवल जो है प्रोटेस्ट आपको या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, कैंडल मार्च वगैरह हुआ था, जिसके बाद सबको पता लगा था कि हाँ हमें ऐसे कानूनों की भी ज़रूरत है ना। पोस्को भी आया फिर आपका। तो ये सारी चीज़ें, कुछ जो आपके जो कानून लाए जाते हैं वो पॉपुलर मोमेंट्स के बाद ही लाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करें, जैसे हाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है कि भैया जैसे 2004 से पहले आज जो हम तिरंगा फहराते हैं ना अपने घरों पे, हर घर तिरंगा मोमेंट आपने देखी थी, हर घर तिरंगा, है ना, हुआ था अभी। लेकिन 2004 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2004 से पहले आप अपने घरों में नेशनल फ्लैग जो है वो यू कांट, यू वरंट अलाउड टू फ्लाई इट, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक एक सिटीजन था, वो कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने बोला कि आई हैव द राइट टू एक्सप्रेस माई प्राइड इन माई कंट्री। आप मेरे को नहीं रोक सकते ये करने से। मैं, मेरे को गर्व है कि मैं भारत का निवासी हूँ, मेरे को तिरंगा फहराने से आप नहीं रोक सकते, ये मेरा राइट है, ठीक है। तो कोर्ट ने भी जो है इस चीज़ को माना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ तिरंगा फहराना आपका जो है फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेस है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद से 2004 के बाद से जो है हर हर किसी को, मतलब हर किसी को एज इन सिटीजन्स को जो है तिरंगा फहराने का हक मिला था। 2004 से पहले आप ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना होता है कि आप इसको डिसऑनर ना करें, ठीक है। चलो, डिसऑनर मतलब कि एक दिन आप में देशभक्ति जागी और आपने तिरंगा फहरा दिया, उसके बाद जो है वो गलियों में गिरा फिर रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको यू विल बी पनिश्ड। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम, जो है पंचायती राज सिस्टम भी पहले तो था नहीं, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम जो थर्ड लेवल का, आप देखो पार्लियामेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, तीन लेवल की जो हम बात करते हैं गवर्नेंस में, तो जो ये लोकल लेवल गवर्नमेंट है ये आपकी पहले नहीं थी। लोकल लेवल गवर्नमेंट आपकी 1992 में लाई गई है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73 फॉर विलेजेस, 74 आपका था ये म्यूनसिपल के लिए, ठीक है। शहरों में
जो है 74 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसके लिए, और गांव में जो है 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपका पहले नहीं था। थर्ड लेवल ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो आपकी बात की गई है, ये 1992 में जो है आपका आया था। ठीक है, इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि भैया आप कैन यू फाइंड आउट अमेंडमेंट्स मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन लास्ट 10 ईयर्स। क्या लग रहा है आपको, कितने अमेंडमेंट्स, कितने बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अमेंड किया गया होगा आज तक? है कोई काउंटिंग आपके पास? बता सकते हैं आप कितने बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड किया गया होगा? तो लास्ट 10 ईयर्स में हमारा मोटा माटी क्या है? लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम बात करें 17 से आपका 101 आया था। 101 क्या था आपका? जीएसटी, सबसे मेजर चेंज है ना, जीएसटी आया था। फिर 102 भी आया था आपका। 102 क्या था आपका? आपके जो नेश बैकग्राउंड, ये बैकवर्ड क्लासेस जो थी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया गया था, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आपका बनाया गया था। 103 में क्या था? 103 में ईडब्ल्यूएस को भी 10% कोटा दिया गया था, है ना। 104 में क्या था? 104 में आपके जो ये 2019 में हुआ था ना, या 2020 में हुआ था, जो आपकी एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया था, और SC ST की जो रिजर्वेशन है उनको फर्दर जो है बढ़ा दिया गया था। फिर आपका 105 आया था। 105 में आपको जो स्टेट हैं उनको भी जो है उनकी जो स्टेट की जो OBC कास्ट है उनको जो है उनकी एक लिस्ट बनाने का जो है राइट दे दिया गया था, है ना। ये आपका कब से स्टार्ट हुआ? ये आपका 2017 था। ठीक है, ये आपका 2018 था। EWS 2019 में आया था आपका। और ये आपका 104 आपका 2020 में आया था, है ना। और ये आपका जो है 21 में आया था। और जो सबसे लेटेस्ट आपका 106 जो है वो आपका कब आया था? वो आपका 23 में आया था। और किस चीज़ को लेके था ये? विमेन को जो रिजर्वेशन मिली है, 1/3 रिजर्वेशन जो विमेंस को मिली है। ठीक है, चलो। तो गवर्नमेंट ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू प्रोवाइड फीडबैक। ये हमने देखा कि लोगों को भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर गवर्नमेंट कुछ लेके आना चाह रही है तो लोग भी अपना जो है ओपिनियन जो है उसके बारे में दे सकते हैं। ठीक है, प्रपोज्ड लॉज या फिर हम कोई चेंज कर रहे हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि ये देखो, ये था इनिशिएटिव इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल 2020। तो इसमें जो है लोगों को भी अपने जो फीडबैक है वो देने के लिए गवर्नमेंट ने जो है अप्लाई किया था, मतलब इनवाइट किया था कि सब लोग, एवरीबडी, यू ऑल्सो कैन, लाइक लोगों ने अपना बताया था कि हाँ हम ये चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है प्लेटफॉर्म भी होते हैं कुछ लॉज के लिए, जो गवर्नमेंट जो है लोगों को, आम जनता को जो है इनवाइट करती है। इसमें क्या है, ये आपका डायरेक्टली आप जो है गवर्नेंस में इंक्लूड हो रहे हैं ना। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो ए वर्क ऑफ आर्ट। अब हम सिर्फ ये नहीं है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें भैया वर्क ऑफ आर्ट भी है। ये क्यों बोल रहे हैं हम इसको वर्क ऑफ आर्ट? क्योंकि प्रेम बिहारी जो थे, नरेन रायजादा, उन्होंने अपने हाथों से लिखा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो कैलीग्राफर थे और उन्होंने अपने हाथों से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, पूरा टेक्स्ट। ठीक है, इसके अलावा आपके नंदलाल बोस थे, उन्होंने जो है अपनी टीम के साथ मिलके जितने भी हिस्ट्री के सीन्स थे, मोहनजोदारो से लेके और फ्रीडम मूवमेंट तक, जो हमने कल देखे थे ना वो फोटोज अलग अलग, उन्होंने ये इलुस्ट्रेट करे थे पेजों पे, कौन से पेज पे क्या ठीक रहेगा। ठीक, अपने अपनी टीम के साथ मिलके। तो ये भी फैक्ट टू रिमेंबर है कि कैलीग्राफी किसने की थी, और ये पेजों पे जो हिस्ट्री की इलस्ट्रेशन है ये किसने की थी। ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। चलें, अब क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल। देखिए, गाइडलाइंस जो हैं आपकी मोटे मोटे तौर पे जो हैं वो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में भरी हुई हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आपका इंडेक्स होता है ना,
बुक तो आपकी कितने भी 200 500 1000 कितने भी पेज की हो सकती है, लेकिन आपका एक इंडेक्स होता है ना, उस पे आपको पता होता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो इस बुक में है। वैसे ही जो आपकी प्रियम्बल है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंडेक्स है, ठीक है। उसमें हमें पता है मोटे मोटे तौर पे, अगर सरसरी तौर पे हम देखेंगे तो अच्छा ये चीज़ें जो हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एम करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यू आर द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग विच द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो, ठीक है। कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज हैं, सिटीजन्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस दैम टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि भैया आपको भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो उनको निभाना चाहिए। गवर्नमेंट अगर डाइवर्ट हो रही है डीपीएसपी से तो गवर्नमेंट को वो भी चीज़ें बतानी चाहिए, है ना। आपका फंडामेंटल राइट अगर जो है आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, तो डू दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो एसेंस है वो कहाँ पे है, प्रियम्बल में है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है आपके प्रियम्बल। तो हम जो मेन चीज़ें वो देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो इसमें हाईलाइट कर रखे हैं उनके मतलब देखेंगे हम, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या मतलब है? वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि जितना भी द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हेडेड डाउन टू द them by the king or any outside powers। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ये किसी और ने नहीं दी है, ये लोगों की अपनी बनाई हुई है, ठीक है। लोगों का अपना ये एक खुद का क्रिएट किया हुआ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रखे थे। हमने देखा था ना, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस से जो है लोगों को चुना गया था। और ये किसने चुन रखे थे? ये आपके पॉपुलेशन, जो आम जनता थी, उन्होंने इन लोगों को चुना था और इन्हीं में से कुछ लोगों का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुना गया था। तो बेसिकली जो है लोग ही हैं जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। उसके बाद सोवरन, सोवरन का क्या मतलब है? इंडिया इंटू ए सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तीन वर्ड। सोवरन क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है और रिपब्लिक क्या होता है? सोवरन का मतलब होता है द पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भैया कोई बाहर की गवर्नमेंट आके, बाहर का कोई इंसान आके हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं बता सकता कि तुम्हें ऐसे डिसीजन लेना है या ये डिसीजन लेना है। वी आर कैपेबल इनफ, चाहे हमारा इंटरनल मैटर हो या फिर एक्सटर्नल मैटर हो। आप नहीं हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, हमारे ऊपर किसी की कोई लाग लपेट नहीं है। वी आर द ओनली वन टू डिसाइड हर टॉपिक पे, हर मैटर पे, ठीक है। तो हम सोवरेन हैं, ओके। वी कैन टेक आवर ओन डिसीजन एंड वी डू दैट, राइट। उसके बाद है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक होता है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। सबके पास जो है अपना पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट क्या होता है कि भाई आपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करो, वोट डालना है ना, ये सब क्या है, पॉलिटिकल राइट्स हैं आपके। तो लोगों के पास पॉलिटिकल राइट हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने के। उनके पास गवर्नमेंट बना के अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो गवर्नमेंट बनी है उसको अकाउंटेबल ठहराने के जो है राइट्स हैं। द गवर्नमेंट इज रनिंग ऑन द सम बेसिक रूल्स। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बन गई है तो अब गवर्नमेंट जो है तानाशाही करेगी, अपने हिसाब से चलेगी, ऐसा नहीं है, है ना। क्योंकि जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो है गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा, ठीक है। वैसे भी हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं लोगों की भलाई नहीं करेंगे तो उनको पता है नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएंगे गवर्नमेंट में, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब हमने समझा। अब रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होता है? ओके, रिपब्लिक क्या होता है? ये द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। जो हेड होता है आपका, आपके स्टेट का जो भी हेड होएगा वो क्या होएगा? इलेक्टेड पर्सन होएगा, चुना हुआ इंसान होएगा, हेरिडिटरी नहीं होएगा। मतलब जनरेशन टू जनरेशन फैमिली हेरिटेज जो चलती है वो नहीं होएगा। किंग का बेटा किंग नहीं बनेगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा।
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। कुछ जगह पे जो है, जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जहाँ पे होती है वहाँ पे इनडायरेक्टली जो है आपके प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है तो वहाँ पे आपका जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है ना। ये हम पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जो भी हो, आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो आपका इलेक्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, चलें। उसके बाद रिपब्लिक हो गया, उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस का क्या मतलब होता है? जस्टिस का क्या मतलब है भैया? जस्टिस का मतलब है citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion, gender. ये चीजें मेंशन, कास्ट, रिलीजन, जेंडर। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड। सोशल इनइक्वालिटी जो भी है उनको कम करना है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। हर किसी के वेलफेयर के लिए काम करना है, स्पेशली फॉर लेस एडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो जस्टिस का क्या मतलब है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं, चाहे वो आपके कल्चर के बेसिस पे हैं, सोसाइटल फैब्रिक के बेसिस पे हैं, जैसे क्लास सिस्टम हो गया या कुछ भी है, तो उनको कम करना है और सबके वेलफेयर के लिए काम करना है। और स्पेशली किसके लिए करना है? लेस एडवांटेज ग्रुप, है ना। तो इसके लिए एक टर्म आती है आपकी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो आपकी गवर्नमेंट ही करती है ना। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए? इस लेस एडवांस्ड ग्रुप के लिए, है ना। रिजर्वेशन जो आप देखते हो, रिजर्वेशन किसका एक एग्जाम्पल है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, जो खुद गवर्नमेंट करती है। लेस एडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं सोसाइटी का जो सेक्शन है उसके लिए, ठीक है। जस्टिस हो गया। अब लिबर्टी का क्या मतलब है? जस्टिस क्या? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, हर टाइप का जस्टिस हमें चाहिए भैया। सोशल भी चाहिए है, इकोनॉमिक भी चाहिए और पॉलिटिकल भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप हमें जो है वोट डालने से मना कर दे, आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्राइटेरिया है कि 18 साल से अबव आप होने चाहिए, है ना, वो ठीक है। लेकिन आप ये नहीं है कि मैं 14 मतलब 18 ईयर से अबव हूँ और उसके बाद भी आप मेरे को जो है वोट डालने से मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। फिर देर आर एक्सेप्शंस कि भाई आप कोई क्रिमिनल हो, ये हो, वो हो, बट वहाँ पे भी जो है आपको जो है मतलब देर इज अ प्रोसीजर, ठीक है। वो फॉलो करते हुए आपको, मेरे को पॉलिटिकल राइट हमें चाहिए ही है। मैं भी अपना जो रिप्रेजेंटेटिव उसको चूज कर सकता हूँ। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है कि जो डिस्पैरिटी है ना, उसको ख़त्म करना है। सोसाइटी में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी उसको ख़त्म करना है। जो पोलराइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है उसको ख़त्म करना है। और सोशल तो आपको पता ही है, डिस्क्रिमिनेशन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के या कास्ट के या जेंडर के बेसिस पे हो जा रहा है, रेस के बेसिस पे हो जा रहा है, तो उसको ख़त्म करना है। अब हम बात करते हैं लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, है ना। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये क्या है भैया? लिबर्टी का क्या ही मतलब है? लिबर्टी का मतलब है देर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अनरीजनेबल, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। देर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish follow up their thoughts in action। तो भैया उनको जो है कोई अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उन पे नहीं होगी, तो कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे वो खुद को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने थॉट्स को, है ना। या फिर वो, उनको ओवरऑल लिबर्टी है, ठीक है, अपने जो उनके थॉट्स है उनको एक्शन में कैसे लेके आना है उस चीज़ के लिए, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ। ये कंसेप्ट आपको हम आगे जब पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम इसको डिटेल में जानेंगे। अब किसी के थॉट्स हैं कि भैया मतलब कोई क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है, किसी को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर लाइक कम्युनिटी जो है हमें पसंद नहीं आ रही है ना, और वो अपने इन थॉट्स को जो है फैलाना शुरू कर दे और उसके बाद उन थॉट्स को एक्शन में भी ले आए, तो वो क्या है, वो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि देर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अनरीजनेबल नहीं है, लिबरल, सॉरी, अनरीजनेबल नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप पे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इक्वालिटी की, इक्वालिटी क्या? स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। The social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all.
ठीक है। हर किसी के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर आपने 12th कर रखी है, मैंने 12th कर रखी है, तो हम दोनों इक्वली एलिजिबल हैं अगर हम किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है? assuring the dignity of the individuals and the unity of nation. All of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. There should not be any superiority complex. आपको भाईचारा बना के रखना है, ओके, एज इफ यू आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। इस तरीके से आपको साथ रहना है। ठीक है, और ये काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है ये, और प्लस में सिटीजन्स का, कि भैया आपको ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना है। तो क्या लग रहा है आपको, ये किया जा रहा है या नहीं एक्टिवली? इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमने अभी पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ चली गई? एक सेकंड, एक वर्ड हमारा रह गया ना। अच्छा, सेक्युलर को जो है इन्होंने हाईलाइट नहीं किया शायद। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर जो है ये हाईलाइट करना भूल गए। सेक्युलर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेक्युलर क्या है? सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है, हर किसी का जो भी रिलीजन है वो अपना जो है फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। जो गवर्नमेंट है वो हर रिलीजन को जो है इक्वली जो है रिस्पेक्ट से ट्रीट करेगी। इट्स नॉट लाइक कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पेक्ट दे और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो रिस्पेक्ट ना दे, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, अच्छा, हमारे सेक्युलरिज्म में और वेस्ट का जो सेक्युलरिज्म है ना, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको पता है तो आप मेरे को बताइएगा, अदरवाइज फिर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस में। चलो, तो फिर ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेयर बाय अडोप्ट, कब? ये देखो, इसमें आप प्रियम्बल में आपकी डेट भी दे रखी है 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हुआ था। हेयर बाय अडोप्ट, इनैक्ट एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्टिंग वर्ड क्या थे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लास्ट लाइन क्या है? गिव टू आवर सेल्व्स, खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय पीपल। जो भी पावर ऑफ सोर्स है इसका देश के लोग हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं सारा, है ना, हो गया ये। चलो चलो अब समरी देख लेते हैं एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा है क्या है, एक रूल बुक है, गाइडिंग बुक है, जिसमें कि जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए गए हैं, और सिटीजन्स को भी जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इट्स नॉट लाइक कि आप राइट्स इंजॉय करें ना, अपने अधिकार इंजॉय करें, आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, दायित्व भी हैं, उनको भी जो है आपको इक्वली जो है परफॉर्म करना है। रिच रियलाइजेशन ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल से गुड प्रैक्टिस जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब जो है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने फ्रीडम स्ट्रगल से लेके हमारा जो पिछला कल्चर था उससे लेके दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं देशों के, वहाँ से भी जो है हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ पार्ट ले रखे हैं ना, तो वो सब क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये कंट्री का, हमें कैसे चाहिए है, और हमारी गवर्नमेंट कैसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी। ठीक है, और इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ओके, इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट कैन बी इम्प्रूव्ड एज पर द कंट्रीज नीड। जैसे जैसे हमारे देश की ज़रूरतें होंगी उस प्रकार से हम इसको जो है क्या करते रहेंगे? इंक्रीज करते रहेंगे। इंक्रीज मतलब अमेंडमेंट हम इसमें करते रहेंगे। ओके, जैसे हमारे स्टार्टिंग में कितने थे? 22 पार्ट्स थे, अभी 25 हो गए हैं। पहले 8 स्केड्यूल्स थे, अभी 12 हो गए हैं, है ना। तो ये क्या किया हमने? हमने टाइम के हिसाब से इसमें चेंजेस हम करते रहे, जिसने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम पे जो वो दे दिया। चलो जी, थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं कुछ चीज़ें समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो पूछे गए हैं, प्लीज़ इंटरेक्ट, इट विल एनहेंस योर नॉलेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन।
एंड या अगर आपके पास कोई फीडबैक है देने के लिए तो प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय।